वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आयतन के इस लास्ट एपिसोड में आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। अब तक हमने घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु के बारे में पढ़ा। देखा मतलब पढ़ा क्या? देखा, जाना, जानने की कोशिश की। और एक शंकु में हाथ में ले रखा है मैंने, क्योंकि शंकु के ऊपर एक दो सवाल और करेंगे और उसके बाद हमने आपके लिए आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में जो सवाल दिए हैं वो सारे एक साथ कलेक्ट कर लिए इस टॉपिक के। आज हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे एक एक का। तो अब तक अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं भी देखे हैं तो इस एक एपिसोड में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें पूरे अब तक के जो भी 4 एपिसोड 5 एपिसोड आए हैं सबका निचोड़ इस एपिसोड में आ जाएगा। शंकु, एक सवाल शंकु पर है, जैसा आप शंकु देख पा रहे हैं। पहले इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है और इनके आधार का जो व्यास है, व्यास वो दे रखा है 3:5। अब चाहे व्यास दे दे चाहे त्रिज्या दे दे, जब बात अनुपात की आ जाती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाद में उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। हम जानते हैं कि एक शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तब मैं कह सकता हूं कि पहले वाले शंकु का आयतन अगर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 हो और दूसरे वाले का अनुपात वैल्यू पाई r2 स्क्वायर h2 हो। अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो हैं, तो एक के आधार की त्रिज्या r1 ले लेते हैं, दूसरे के r2, एक की ऊंचाई h1, दूसरे की h2। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कुछ सेकंड्स का खेल है। अब आप देख सकते हैं कि 1/3 पाई का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं किसी भी फॉर्मूला में अनुपात लेते ही सबसे पहले उनकी धज्जियां उड़ती हैं। जैसे यहां 1/3 पाई की धज्जियां उड़ी है। अब क्या है r1, अब r दे रखा है। अब यहां कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहां व्यास है, हमें अर्ध व्यास त्रिज्या चाहिए। अरे क्या फर्क पड़ता है, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं त्रिज्या की जगह सीधा व्यास ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का कह रहा हूं। तो पहले वाले की त्रिज्या 3 है और इसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर गुणा h1, इसकी ऊंचाई 1 है। और दूसरे वाले की त्रिज्या r2 यानी 5 का स्क्वायर और इसकी ऊंचाई 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 एकम 9 और 5 का वर्ग 25 गुणा 3, 1 3 इससे कट जाएगा, 3/25 या 3:25। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप अर्धव्यास को व्यास को अगर अर्धव्यास बनाते हो, त्रिज्या बनाते हो, /2 करोगे तो /2 इसके नीचे भी होगा और /2 इसके नीचे भी होगा, तो वो वैसे ही कट जाएगा। क्योंकि जो राशियां अंश और हर में समान होती हैं वो कट जाती हैं। तो एक प्रकार से हम अपनी कैलकुलेशन को भले ही बढ़ा लो, बाकी आंसर तो वही आना है जो आया है। एक ऐसे सवाल भी जरूर हम लेंगे, जैसे तंबू बनाते हैं। तो नॉर्मली जो तंबू बनाते हैं वो शंकु के आकार का होता है। ये तो हालांकि बहुत लंबा तंबू है, ये तो एक आइसक्रीम के कोन की तरह है, लेकिन अगर थोड़ा चौड़ा तंबू बनाते हैं तो वो शंकु के आकार का बनता है। और तंबू जो बनता है उसमें नीचे का एरिया तो जमीन होती है, तो जो साइड का जो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो तंबू का क्षेत्रफल होता है। तो एक शंक्वाकार तंबू है जिसकी तिरछी ऊंचाई 13 फीट दे रखी है। बहुत अच्छा सवाल है। और इसकी ऊंचाई √120 दे रखी है। और को ढकने के लिए कितने फीट कैनवास की आवश्यकता होगी, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। अब हम जानते हैं कि एक तंबू या जो एक शंक्वाकार तंबू है उसका जो कर्व्ड एरिया जो होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr_l होता है। अब यहां एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो तो हमें दे दी, लेकिन हमें उसके आधार की त्रिज्या नहीं पता।
अब त्रिज्या के लिए ऊंचाई के और तिर्यक ऊंचाई के बीच में, यानी आर के, एल के और एच के बीच में जो संबंध होता है किसी भी शंकु में, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कोई शंक्वाकार तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या आर है, जिसकी ऊंचाई एच है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई एल होती है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है और वो ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यहां 90 डिग्री बनता है तो ये सामने की भुजा कर्ण बन जाती है, तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहां एल दे रखा है 13 फीट, तो मैं कह सकता हूं कि 13 का स्क्वायर बराबर एच कितनी दे रखी है, √120, तो √120 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां थोड़ा इजी बताने के लिए 13 का वर्ग 169 होता है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटकर 120 हो जाएगा, प्लस आर का स्क्वायर 120 इधर जाएगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा 49, यानी आर हो जाएगा 7। तो 7 फीट उसकी आधार की त्रिज्या हो गई। अब ऐसी स्थिति में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल कितना आएगा, 22/7। पाई का मान 22/7 लेना है जब तक कि कहा नहीं जाए, आर का 7 लेना है और तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी है, 7 कैंसिल, 22 का 13 गुना कर दो। अब 22 का 13 गुना करें हमारे दुश्मन, हम तो 13 का 22 गुना करेंगे, 13 का दुगुना 26, तो 20 गुना 260 और 13 का दुगुना 26, 260, 26, 286 और ऑप्शन 1 आपका उत्तर हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमें यह पता होना चाहिए, देखिए कोई भी सवाल आए, जैसे मैथ्स का सवाल आता है, रीजनिंग का सवाल आता है, 2 बातें देखनी होती है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है। अब उन दोनों के बीच में हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है। क्या दे रखा था इस सवाल में, तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी, क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अब एल हमें दिया हुआ है लेकिन आर नहीं, अब आर कहां से निकलेगा, आर निकलेगा एल और एच से, आर निकाला, आर की वैल्यू पुट की, उत्तर आ गया। तो वहां परीक्षा हॉल में बैठकर अगर हम थोड़ा सा ये सोच ले कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है, उनके बीच की कड़ियां कैसे जुड़ेंगी, तो हमारे उत्तर को निकालने में हमें जोर नहीं आएगा। ये सवाल देखने के बाद एक सवाल और, क्योंकि कुछ सवाल अगर हम देख लेते हैं तो कम से कम परीक्षा हॉल में कई बार क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है। मैथ्स रीजनिंग में तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है। एक उस सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या होगा जो 14 सेमी कोर वाले घन से काटा गया है। मैंने आपकी सुविधा के लिए वो डायग्राम भी यूज किया है जो इसमें बन सकता है। अब कोई भी घन है, अब जैसे मान लीजिए यही शंकु हम काट रहे हैं और हमें बड़े से बड़ा शंकु काटना है एक घन में से, तो बड़े से बड़ा शंकु कौन सा होगा, वो घन होगा जो जिसकी ऊंचाई उतनी हो जितनी घन की ऊंचाई हो और इसकी जो त्रिज्या है या इसका जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर हो जाए तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देख लो ये घन है 14 सेमी का, है ना, तो हमने इसकी ऊंचाई 14 सेमी ले ली जो अधिकतम हो सकती है और इसका जो व्यास है वो भी 14 सेंटीमीटर ले लिया जो अधिकतम हो सकता है। इससे बड़ा घन नहीं काटा जा सकता। अधिकतम ऊंचाई उतनी ले लो, अधिकतम व्यास उतना ले लो, ले लिया। तो अब इसका व्यास कितना आ गया, 7, त्रिज्या 7 आ गई, व्यास 14 हो गया, ऊंचाई कितनी आ गई 14। अब हमें निकालना है इसका आयतन और आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा और ऊंचाई हम कितनी ले रहे हैं 14। ठीक है, कोई बात नहीं, एक साथ से एक साथ कट गया, ये आ गया 1/3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 14। चलने दो, देखी जाएगी। 14 का 7 गुना कीजिए, 14 का 7 गुना होता है 98 और 98 का 22 गुना कीजिए तो 1/3 गुणा 22 गुणा 98। अब 98 गुणा 22 का करें हमारे दुश्मन, हम तो 98 का 22 गुना करेंगे या उल्टा बोलो तो 22 का 98 गुना करेंगे। और गुणा करने में ऐसे ऐसे टेक्निक्स काम आती है, जैसे मैंने 22 को कहा कि सुन तेरे को 100 से गुणा करेंगे पहले, तो हम 98 को एक बार 100 मान ले तो सीधा सीधा 2200 हो जाएगा। अब 98 दो ही तो कम है तो 22 दूनी 44 कम कर दो। अब 2200 में से 44 कम कर देंगे तो 2156 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2156/3।
3। अब 2100 में 3 का भाग 700 बार चला जाएगा। अब 56 में 3 का भाग जाना है 18 3 54 718 सीधा सीधा, और बाकी दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में अकेला फॉर्मूला ही आपकी मदद नहीं करता। आप किसी भी कैलकुलेशन को कितना सहज तरीके से और कितना उसको सिंपल रखते हुए, कितना उसको इजी करते हुए कर लेते हैं, ये चीजें भी मायने रखती है। केवल अकेला ज्ञान ही काम का नहीं है। अगर उस ज्ञान का अनुप्रयोग नहीं हो रहा, जैसे अपन पेडागोजी में या ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य पढ़ते हैं, तो ज्ञान के बाद, बोध के बाद प्रयोग आता है। अब ज्ञान हो गया, उसका बोध भी हो गया, लेकिन अब उसका अनुप्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मूल्यांकन तक कब पहुंचेंगे? तो इसलिए उसका यूज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है। इनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बहुत सरल सवाल है, घबराने की चिंता नहीं है। पहले लाओ शंकु। एक चीज पता क्या कह रहा है? अर्धगोला है, याद रखना अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या बराबर है। शंकु की त्रिज्या भी उतनी है, बेलन की त्रिज्या भी उतनी है, बेलन की ऊंचाई भी उतनी है, शंकु की ऊंचाई भी उतनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर मैं आपको एक कॉमन सेंस भी बताऊंगा, देख लेना। चलो पहले शंकु को बुलाओ। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोला है तो इसलिए गोले का 4/3 होता है, तो अर्धगोला आधा होकर 2/3 हो जाएगा, पाई r क्यूब। और बेलन होता है पाई r स्क्वायर h। अब ये कह रहा है कि r और h बराबर है, तो जो बराबर होते हैं हम उनको एक मान लेते हैं। तो सबको एक एक मान लो, तो r स्क्वायर h भी गया, r क्यूब भी गया और r स्क्वायर h भी गया, क्योंकि r भी वही है जो h है और हम इनको एक मान रहे हैं, क्योंकि अनुपात लेते हैं तो एक मान लेना चाहिए। एक, अच्छा, पाई 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 गया। अब यहां क्या आया? 1/3। यहां क्या आया? 2/3। और यहां क्या आया? 1। कुछ नहीं बचा। अब जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है 1। अब ये 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि और सबके बट्टा में 3, इसके बट्टा में 3 नहीं है, तो इसको 3 गुना कर दे तो 3 3 कट जाएगा। 1:2:3 है, कोई ऑप्शन मिल जाएगा। और वैसे भी इस सवाल का एक शॉर्टकट भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई अगर बराबर हो तो जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 होता है। तो शंकु और बेलन 1/3 है, तो ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें शंकु और बेलन में 1 और 3 का संबंध है? अब देख लो, किसी में भी अगर ऑप्शन है तो वो सिर्फ एक है जिसमें शंकु और गोले में, शंकु और बेलन में 1 और 3 का संबंध है। तो कॉमन सेंस से कई बार सवाल ऐसे भी हो जाते हैं बिना सॉल्व किए। लेकिन ये जो कॉमन सेंस है, पता है कब काम करता है? जब हम परीक्षा हॉल में बड़े सहज तरीके से बैठे हों, कोई डर नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं हो, और बड़े सहज तरीके से शांति से बैठे हो, तभी विचार आते हैं। क्योंकि जब चिंता उच्च स्तर पे हो जाती है, अपने मनोविज्ञान में यर्क्स एंड डॉडसन का कर्व है, एक वक्र है जो कहता है कि अगर उत्तेजना उच्च स्तर की है तो कार्य का निष्पादन निम्न स्तर का हो जाता है, और अगर उत्तेजना मध्यम स्तर की हो तो कार्य का निष्पादन उच्च होता है। तो इसलिए परीक्षा में अगर बहुत हाईली एक्साइटेड है या आपके अंदर इमोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये प्रश्न जो आ रहे होते हैं वो भी हमसे कभी कभी गलत हो जाते हैं। ये 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप इनका सॉल्यूशन कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहेंगे, आप पॉज करके सॉल्व कर लेना। इनके आंसर आप देख लेना, आपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप चैनल के नीचे कमेंट कर देना, मैं इनके सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ये आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि आप भी कुछ करो, ना कि खाली बैठे रहो। चलिए अब हम चलते हैं आरपीएससी की ओर, और अब हम वो प्रश्न देखते हैं जो आरपीएससी ने विगत कुछ परीक्षाओं में पूछे हैं। जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बाइलिंगुअल लिए हैं,
दोनों मीडियम के क्वेश्चन लिए, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप पढ़ लेना। एक लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन वो होता है जो नीचे से ऊपर तक एक वृत्त के रूप में होता है, एक्चुअली वही बेलन होता है कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं। ये तो चलो आधा और दुगुना ही कर रहा है, 10% बढ़ा दी जाए, 20% घटा दी जाए, ऐसे सवाल भी आते हैं। घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सीधी सी सोचो कि पहले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, उसका क्षेत्रफल होता है बेलन की परिधि 2πr और ऊंचाई h तक ले जाओ तो वो होता है 2πrh। ठीक है, अब क्या कह रहा है, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो आप ये काम करो 2πr की जगह दुगुना कर दो और ऊंचाई आधी कर दी जाए और ऊंचाई को h/2 कर दो। अब ये दो और ये दो कट गए, ये दो और ये दो कट गए, तो बचा क्या आपके पास, वही बच गया जो है 2πrh। तो क्या हो जाएगा, मूल के समान, एज इट वॉज ओरिजिनली, सेम एज द ओरिजिनल, कोई फर्क नहीं पड़ा। हां, अगर ये सवाल प्रतिशत में आ जाए, 10%, 20% बढ़ा दिया जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। फॉर्मूला ये लगा देना, 2πr को 100 मान लो, ऊंचाई को 100 मान लो, नए वाले का निकालना है 2π। अब r को अगर बढ़ा रहे तो 100 से बढ़ा देना और घटा रहा है तो घटा देना, ऊंचाई को बढ़ा रहा है तो बढ़ा देना, घटा रहा है तो घटा देना, वो दोनों वैल्यू और यहां लिख दो, 2π कट जाएगा। अब यहां एक तरफ 100 रख लेना, आपको प्रतिशत में भी उत्तर मिल जाएगा। और अगर आपको यह समझ में ना आए तो मेरा पहले का वीडियो देख लेना जो मैंने इस टॉपिक पे डाला, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा, 5 सेमी गुणा 6 सेमी गुणा 7 सेमी और 4 सेमी गुणा 7 सेमी गुणा 8 सेमी और 2 सेमी गुणा 3 गुणा 13 सेमी वाले 3 घनाभों को पिघलाया जाता है और एक घन बनाया जाता है। अब जब भी आप किसी बड़ी आकृति के छोटे टुकड़े करो या छोटी छोटी आकृतियों से बड़ी आकृति बनाओ, जब आप उनको पिघलाकर कोई भी चीज बनाते हैं तो वो आयतन होता है। तो मैं तीनों के आयतन को अगर जोड़ दूं तो मुझे उस घन का आयतन मिल जाएगा। चलो जोड़ते हैं। पहला है 5 गुणा 6 गुणा 7, दूसरा है 4 गुणा 7 गुणा 8 और तीसरा है 2 गुणा 3 गुणा 13। चलो 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, 7 7 21, 210, 7 चौक 28, 28 का 8 गुना। अब 28 का 8 गुना, 28 का पाड़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 का पाड़ा याद है ना, तो 8 3 24, तो इसका मतलब 30 होता तो 240 हो जाता। 2 कम है, 28 ही है, तो 8 दूनी 16 कम कर दो, 240 में से 16 कम करेंगे तो 224 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 और 13 छिके 78, जोड़ दीजिए 200 200 400 400 हो गए और 28 24 और 78 102, 502 10 512 और 512 जो होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। तो क्योंकि हम घन बना रहे हैं ना, तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो वो 8 का क्यूब होता है, तो उस घन की भुजा क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 तक के घन तो याद रखो। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 7 का 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। इतना तो याद रख लो। यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और इजी है, सेकंडों में होता है। मैं तो सीधा बोलता हूं 827, सीधा कह रहा हूं 827। अब बोलोगे सर आप तो उत्तर याद करके आगे इसलिए बता रहे हो, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। देखो जब हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और यहां अनुपात चल रहा है, तो पहले वाले का अनुपात और दूसरे वाले का अनुपात अगर हम ले लें तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 4:9। 4π कैंसिल, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर बराबर 4:9, तो इनकी त्रिज्याएं हो जाएंगी 2:1।
3, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग। अब हम लेते हैं आयतन। अब आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब r1 क्यूब और 4/3 पाई r2 क्यूब। अब 4/3 पाई तो क्या है जी, कांस्टेंट है, तो कट गया। तो अब क्या बचा, r1 का क्यूब अनुपात r2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तभी मैंने सीधा बोल दिया 27, क्योंकि याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा वर्ग होगा और आयतनों का अनुपात हमेशा घन होगा। तो मुझे पता है कि 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 2 का घन 3 का घन। तो अब उल्टा भी पूछ ले, जैसे ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आपको आयतनों का अनुपात 8:27 देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो घन को वर्ग में बदल दो, और पृष्ठीय क्षेत्रफल देके आयतन पूछ ले तो वर्ग को घन में बदल दो, काम हो गया। कहां हो रहा है? अगला सवाल देखते हैं। ये प्रतिशत वाला भी बता रहा था मैं, फिर भी आ गया। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड ईच बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। यानी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को 10-10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 33.1%। कैसे? कुछ सेकंड में करवा दूंगा ये सवाल, जरा देखना। पहले बात तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई r²h होता है, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। चलिए पाई, अगर हम ये मान लें कि पहले त्रिज्या 100 थी, 100 गुणा 100 क्योंकि r का स्क्वायर है, और ऊंचाई भी 100 थी क्योंकि प्रतिशत का मामला है, तो अब नया जो आयतन आएगा उसमें त्रिज्या भी 110 हो जाएगी, 110 गुणा 110, सॉरी एक ही 0 है, और ऊंचाई भी 110 हो जाएगी क्योंकि आप त्रिज्या और ऊंचाई को बराबर बराबर इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। घटा रहे होते तो मैं 90-90 कर देता। अब देखो क्या करना है, पाई कांस्टेंट कट जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अनुपातों में कांस्टेंट कट जाते हैं। अच्छा 3 0 तो कट जाएंगे भाई, 1 2 3, 1 2 3, तो इधर क्या बच गया 1000, और इधर क्या बच गया 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब 1331। इसका मतलब अगर पुराना आयतन 1000 होता तो नया आयतन 1331 हो जाएगा। तो हम तो प्रतिशत में ले रहे हैं और प्रतिशत का आधार होता है 100। तो अगर पुराने आधार को हिसाब से अगर हम इसको 100 बना दें, 100 कब बनता है जब एक स्थान पर दशमलव लगता है, तो ये हो जाएगा 133.1। तो प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ 33.1। ऐसे हो जाते हैं। कम जोर आएगा, कम समय लगेगा और गड़बड़ होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का आकार कोई है, उसका बर्तन है, उसकी कैपेसिटी यानी उसका आयतन V है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। क्योंकि जब कोई बर्तन होता है ना, माफ करना, देखना, जैसे ये शंकु है, पास से देख लो, ये शंकु है। अब इस शंकु को आप ऐसे करोगे तो ये बर्तन नहीं होगा, ये बर्तन होगा जब ये शंकु ऐसे होगा। आप भी जब 10 रुपए की झालमुड़ी लेते हो तो अगला ऐसे ही, या मूंगफली लेते हो तो ऐसे ही बना के देता है, ये बर्तन है। अब इस बर्तन की एक खास बात है, जब मैं शंकु शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं। जब आप इस बर्तन को भरते हो, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि जितनी इसकी ऊंचाई आप चढ़ते हो ना, उतनी इसकी त्रिज्या होती जाती है। जैसे यहां ऊंचाई 0 है ना, तो त्रिज्या 0 हो जाएगी, और यहां ऊंचाई अधिकतम है ना, तो त्रिज्या अपनी अधिकतम हो जाएगी। तो अगर आधी ऊंचाई तो आधी त्रिज्या, 1/3 ऊंचाई तो 1/3 त्रिज्या, 2/3 ऊंचाई तो 2/3 त्रिज्या। सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो वह अपनी ऊंचाई के आधे भाग तक पानी से भरा, हमने इसको आधा पानी से भर दिया तो ऊंचाई आधी हो गई, ऊंचाई आधी हो गई तो त्रिज्या भी आधी हो गई। तो पूछा है कि खाली भाग का आयतन कितना है। अभी देख लेते हैं, पहले भरे हुए भाग का आयतन देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई शंकु है, और इस शंकु को, जिसकी त्रिज्या r है, इस शंकु को मैंने आधा भर दिया। अब आपको ही पता है कि आधा भरते थे तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, बोले आधा भर दिया ना तो इसका मतलब है कि आधा आयतन आ गया। अरे भाई आयतन आधा कैसे आ गया? अब आप नीचे से तो देखो तो नीचे तो थोड़ा सा ही आएगा और ऊपर तो मेन भरा पड़ा
है, यही बात होती है ना। तो इसलिए अगर इसकी त्रिज्या को मैं आधा कर दूं और इसकी ऊंचाई को आधा कर दूं, तो जो भाग हमने भरा है आधा भाग, उस आधे भाग का आयतन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच का अगर हम सूत्र लगाए तो ये हो जाएगा पाई आर कितना 1/2, तो आर स्क्वायर बट्टा 2 का वर्ग 4 और ऊंचाई भी h/2। तो जो आयतन आएगा वो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 1/8 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आप सरल शब्दों में कहो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आधा भरेंगे ना तो आयतन जो भरे हुए भाग का होगा वो कुल का 1/8 होगा। अब कुल v ले रहे हो तो v में से भरे हुए भाग को कम कर दें तो खाली भाग का आयतन आ जाएगा। इसमें से अगर एक में से अगर 1/8 घटा देते हैं तो क्या बच जाता है 7/8। ये याद रखना है, ये प्रश्न और भी कई परीक्षाओं में आ चुका है, इसमें भी आ चुका है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो चलो इसको आधा भरा है, अगर मान लो आपके परीक्षा में सवाल आ गया कि 1/3 भर दिया, तो जब ऊंचाई 1/3 होगी ना तो त्रिज्या भी 1/3 होगी। तो जैसे आधे का मतलब नीचे 2 होता है और 2 का घन 8 आता है, वैसे ही 3 का घन 27 हो जाएगा। इसलिए अगर किसी शंकु को अगर नीचे से 1/3 भर दिया जाता है, 1/3 भर दिया जाता है, तो जो आयतन होता है वो टोटल का 1/27 होता है। तो ऊपर वाले हिस्से का आयतन कितना हो जाएगा, बचा हुआ 26/27 याद रखना। और 1/3 है तो 1/27 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 का घन 1/8 हो जाएगा, 1/4 है तो 1/4 का घन 1/64 हो जाएगा, 1/5 है तो 1/5 का घन 125 हो जाएगा। ये एक सूत्र दिमाग में फिट कर लो, कभी गलत नहीं होगा सवाल आपका। चलिए, प्रारंभ में एक गोलाकार गुब्बारे का व्यास 28 सेमी है। कोई गुब्बारा है गोलाकार, उसका व्यास है 28 सेमी, व्यास दे दिया भी 28 सेमी। तो व्यास 28 सेमी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 सेमी। यह प्रारंभिक व्यास का 5/2 गुना व्यास बनने पर फट सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं व्यास का 5/2 गुना करूं या त्रिज्या का 5/2 गुना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नई वाली त्रिज्या होगी वो पुरानी वाली की 5/2 होगी। तो काट दे तो 35। इसका मतलब जब त्रिज्या 14 है तब तक तो गुब्बारा ठीक है। जब इस गुब्बारे में और हवा भरते जाते हैं, जब इसकी त्रिज्या 35 हो जाती है, गुब्बारा फट जाता है। इसमें हवा 88 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर पर भरी जाती है। गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा, ये हुई ना बात। ये सवाल है। अब बोलो कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, क्या सवाल है? देखो, एक गुब्बारा है जिसका व्यास पहले से 14 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, ऑलरेडी है। अच्छा, अब इसको जब 5/3 गुना भर देते हैं तो ये फट जाता है। इसमें हवा भरी जा रही है 88 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा? और उत्तर जो दे रखे हैं ना, ऑप्शन बहुत पास पास दे रखे हैं, 1902, 1905, 1908, 1911। अब हमें क्या देखना है कि गुब्बारा पहले से 14 सेमी त्रिज्या वाला तो है ही, अब हमें इसको 35 सेंटीमीटर तक ले जाना है। तो जो पहले से हवा भरी हुई है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जो हवा हमने भरी है गुब्बारे को और बड़ा करने के लिए, उस हवा का आयतन निकाल ले और उसमें 88 का भाग दे दे जिस स्पीड से गुब्बारा भरा जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कितने समय में भरता है। तो दोनों आयतनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। पहले 35 के हिसाब से गोले का आयतन होता है 4/3 पाई 35 का क्यूब, 35 का क्यूब। और बाद में जब 14 है तो 4/3 पाई गुणा कितना, पुरानी वाली त्रिज्या 14 का क्यूब। अब आप बोलोगे कि सर 35 का क्यूब ये तो हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा, 35 का वर्ग हमें याद नहीं है और आप कह रहे हो क्यूब। तो भाई घबराओ मत,
कुछ छोटी छोटी चीजें बॉडी काम की है। देखो कैसे, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, 4/3 गुणा पाई क्यों 22/7 ले लेते हैं। अब एक चीज समझने वाली है कि जब ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 35 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के भी कर लेंगे, वो 35 का क्यूब भी कर लेंगे, लेकिन हम रह गए नॉर्मल आदमी, इसलिए हम ये सब जानते नहीं है, इसलिए हम करेंगे सिंपल तरीका। मुझे ये पता है कि जो 35 है ये 5 गुणा 7 होता है और ये 2 गुणा 7 होता है, तो क्यों ना हम इनके टुकड़े कर दें। अरे इतनी बड़ी रोटी एक साथ मुंह में थोड़ी जाती है, छोटे छोटे ग्रास कर लेते हैं ना, हमने छोटे छोटे ग्रास कर लिए। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब तो दोनों पदों में आ गया ना, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं 7 का क्यूब। तो यहां रह गया 5 का क्यूब 125 और यहां रह गया 2 का क्यूब 8। कुछ तो फायदा हुआ। चलिए इधर आते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का क्यूब है, और 125 में से जब 8 जाते हैं तो 117 बचते हैं। और 117 की भी मैं आपको खास बात बताऊं कि 117 जो होता है वो होता है 39 गुणा 3। ठीक है, अब ये आ गया आयतन। अब मेरे जो बड़े होशियार विद्वान जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इस सबको पूरा हल करेंगे भाई, और हल करने के बाद फिर 88 का भाग देंगे। अरे भाई महानुभावों, जब हमें पता है कि भाग ही देना है तो पहले तो आप उनको जोड़ोगे फिर आप भाग दोगे। नहीं भाई, हम तो आम आदमी हैं, आम आदमियों का देसी तरीका लगाएंगे, सीधा 88 का भाग दे दूंगा, सीधे सेकंड आ जाएंगे। अब 88 का भाग कैसे दूंगा जरा देखना, 3 से 3 कट गया, 22 चौके 88 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया। लो मेरा काम तो आसान हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, 7 गुणा 7 गुणा 39, 7 गुणा 7 कितना होता है 49, और 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है 39 से। अभी कर लेंगे। मैंने 49 को कहा कि भाई साहब अगर आप 50 होते तो 39 का 100 गुना 3900 होता है, तो 39 का आधा यानी 50 गुना 3900 का आधा 1950 हो जाएगा, और 1950 में से ये 49 एक गुना कम है, तो 39 से कम 39 कम कर देंगे तो 1911 आ जाएगा। ये लो जी मेरा उत्तर। अब आप नहीं समझ में आया हो कि भी मैंने क्या कर दिया, तो आपके लिए हमारा बचपन का तरीका जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कर लेना आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है। अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ाने का मतलब है त्रिज्या 3 मीटर बढ़ गई। त्रिज्या 3 मीटर बढ़ गई तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1056 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब आप लोगों का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके अंदर कुछ सामान्य समीकरण भी हैं, और ये सवाल समीकरण से होगा क्योंकि अनुपात यहां है नहीं। 3 मीटर डायरेक्ट बढ़ा रहे हो तो हम ये मान लेते हैं कि अगर पुरानी वाली त्रिज्या r है तो नई वाली त्रिज्या r+3 होगा, क्योंकि सीधा अर्धव्यास 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है। तो पुराना और नए क्षेत्रफल में जो अंतर है वो 1056 है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r+3 का स्क्वायर, ये नई वाली त्रिज्या के साथ है, और 4 पाई r² ये पुरानी वाली त्रिज्या के साथ है, और बराबर 1056। इसका वर्ग खोलते हैं। जब हम a+b का वर्ग खोलते हैं तो ये a² + b² + 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। अच्छा 4 पाई इधर भी है तो पढ़ा रहने देते हैं, छोड़ो सीधा कर लेते हैं। r² + 3 का वर्ग 9 + 3 दूनी 6r माइनस पाई तो कॉमन ले लिया है भाई मैंने, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बराबर 1056। r² से r² कैंसिल।
कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 4 गुणा 22/7 और ये हो जाएगा 9 + 6R बराबर 1056। इसको उधर भेज दो भाई। तो 9 + 6R की वैल्यू निकालनी है तो 7 ऊपर जाएगा और 4 गुणा 22 नीचे आएगा। कर लेते, 22 का भाग दे देते, 22 का पाड़ा बोल देते। अब बोलोगे कि 22 का पाड़ा याद नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा 22 का आधा कितना होता है? 11। तो मैं तो देखो सीधा सी तरीके लगाता हूं। हमने 1056 को कहा कि भाई साहब अगर आप 1100 होते तो 22 का भाग 50 बार चला जाता। आप 1100 हो नहीं, आप हो 1100 में से 44 कम, तो 22 का पाड़ा 2 बार कम जाएगा। तो सीधा काट रहा हूं, 22 का पाड़ा 48 बार और बट्टा में 4 का भाग 12 बार। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 7 84। तो ये 9 + 6R की वैल्यू 84 आई है। तो मैं 9 को उधर भेज दूं तो 6R हो जाएगा, 9 कम कर दो तो 75। तो R हो जाएगा 75/6, सॉरी 75/6। 3 का पाड़ा बोले तो 25/2 या 12 से 1/2 या 12.5 मीटर। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आप थोड़ा सा ठीक हो तो ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 1.5 सेंटीमीटर व्यास है और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले हैं कुछ सिक्के हैं, उनको एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। कभी भी आप देखना, जब हम सिक्कों से, मैं आपको एक दिन वीडियो में दिखा रहा था, मैंने पता नहीं वो सिक्के कहां रख दिए, शायद कहीं रख दिए होंगे। जब आप सिक्कों से, कोई भी सिक्का जो होता है ना वो हमेशा एक छोटे बेलन का रूप होता है। जब आप कुछ सिक्के ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं तो एक बड़ा बेलन बन जाता है। तो जब आप सिक्कों को पिघलाते हैं तो एक बेलन जरूर बनता है और उस जो बेलन बनेगा उसकी ऊंचाई 8 सेमी है और उसका व्यास 6 सेमी है। तो सिक्कों की संख्या कितनी है? अब मुझे नहीं पता कितना सिक्के हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक सिक्का होता तो उस सिक्के का जो आयतन होता वो कितना होता? 1.5 सेंटीमीटर व्यास है। तो हमें व्यास तो लेना नहीं, हमें तो त्रिज्या लेनी है। तो 1.5 सेंटीमीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या हो जाती 1.5/2, क्योंकि उसका आधा होता है। और 0.2 mm मोटाई है। जो सिक्के की जो मोटाई होती है वो बेलन की ऊंचाई होती है, क्योंकि सिक्का ऐसे तो होता है। तो अगर आप ऐसे सिक्के खूब सारे कर दो तो वो एक बेलन की ऊंचाई ले लेगी और उसकी मोटाई कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर गुणा 0.2 सेंटीमीटर। ये सिक्के की क्या है? आयाम है, त्रिज्या और ऊंचाई। लेकिन हमें तो आयतन निकालना है। तो एक सिक्के का आयतन हो जाएगा, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो ये हो जाएगा पाई गुणा 1.5/2 या आप कह दो तो 3/4, क्योंकि जो 1.5 है वो 3/2 होता है और 0.2, और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। अभी कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार वैल्यू रख रहा हूं। अब ऐसे खूब सारे सिक्के आपने मिला दिए तो एक नया बेलन बन गया और उस बेलन की ऊंचाई 8 है, h का मान 8 है और इसका व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 है। तो ऐसे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? πr²h के फॉर्मूले से पाई गुणा 3 का वर्ग 9 और h का मान 8। अब ऐसे कई सिक्के मिलेंगे तब यह आयतन बनेगा। तो सिक्कों की अगर आपको संख्या निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सिक्कों की संख्या पता करनी है कि कितने सिक्के हैं, तो आप एक काम करो, इस आयतन में सिक्कों की संख्या यानी एक सिक्के के आयतन का भाग दे दो 3/4 का स्क्वायर गुणा 0.2। पाई से पाई कट जाएगा। 3/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो 4 है ना ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको 16 कर दूं, 4 का वर्ग 16 है और ये रहेगा 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 से 9 कट गया। इसका पॉइंट हटाकर मैं यहां 0 लगा देता हूं और 2 का भाग चला जाएगा 40 बार। तो क्या बच गया आपके पास? 40 गुना 16, 16 गुना 4 64, 0 लगेगा 640। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, एक बार फॉर्मूला लग गया उसके बाद कैलकुलेशन का काम बचता है। अगला सवाल देखते हैं।
एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है। शंकु की ऊंचाई दे दी भी h आपको 30 सेंटीमीटर। इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। नीचे से ऊपर चले, ऊपर से एक छोटा शंकु और काट दिया। जैसे ये शंकु है, इस शंकु के ऊपर से मैंने एक छोटा शंकु काट दिया। ये छोटा शंकु है और ये बड़ा वाला। अब जब आप शंकु से ऐसे काट देते हैं ना, तो ये हिस्सा जो बच जाता है ना, ये छिन्नक हो जाता है। इसको बोलते हैं छिन्नक, बिना शिखर का शंकु। अपनी जो चाय छालने वाली जो चलनी होती है ना, उसकी तरह। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो आधार से 1/3 ऊंचाई पर काटा गया ऊपर से। अब बोलोगे 1/3 कहां से आया? अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब शंकु को ऐसे करके भरते हैं ना, तो आधा भरेंगे तो 1/2 का घन 1/8 हो जाएगा। 1 तिहाई करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 4 का 64, अभी बताया था, जस्ट आ गई वही बात। और आरपीएस ने पूछा है, तो 1/27 है। इसका मतलब है कि ये अगर घन है, शंकु है सॉरी, और इस शंकु में जो नीचे का हिस्सा है, जिसका जो काटा गया शंकु है, अगर उसका आयतन 1/27 है, तो इसका मतलब है कि इसको 1/3 हिस्सा इसका काट लिया गया। कहां से? शिखर से। लेकिन आधार से जो हिस्सा आया है वो 2/3 आया है, तभी तो ये टोटल पूरा 1 होगा। अब हम इसको आधार से देखें तो इसकी ऊंचाई है 30। आधार से देखें तो इसकी ऊंचाई है 30, तो 30 में से 1/3 काट दिया, तो इसका मतलब है कि 30 का 1/3 10 सेंटीमीटर तो हमने काट दिया। तो कितनी ऊंचाई से हमने काटा? नीचे से देखा जाए तो कितनी ऊंचाई से काटा? 20 से। 10 मत कर देना, क्योंकि जब हम इसको काटते हैं ना, तो अगर ये शंकु अगर उल्टा रखा हुआ हो, ऐसे रखा हुआ हो, तब तो आएगा 10 सेंटीमीटर, नीचे से 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये शंकु ऐसे रखा गया है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तब ये नीचे वाली ऊंचाई 20 आएगी। इसलिए इसका उत्तर 20 करना, 10 मत करना। तीन सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए गए। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेमी और 2 सेमी है। तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? बहुत आसान सवाल है। जब आप सोने के 3 गोले बनाते हैं, तो आयतन तो तीनों का उतना ही रहेगा जितना मूल गोले का था। बस यही चीज हमें क्लियर करनी है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, और 3 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे तो 27। ये हो गया हमारा मूल गोला। इससे हमने जो 3 गोले बनाए वो 1/3 पाई 1.5 सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया, और दूसरा गोला जो बनाया वो 4/3 पाई और 2 सेंटीमीटर का क्यूब 8 कर दिया, और तीसरा जो हमने गोला बनाया वो 4/3 पाई और उसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, तो उसका क्यूब कर दिया। क्योंकि ये तीनों गोले मिलेंगे, इनका आयतन मिलेगा, तब मूल गोला बनेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं। अब आप थोड़ा सा गौर से देखो तो 4/3 पाई गुणा 27। अब यहां देखो तो 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, तो इसको पढ़ा रहने दो, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब प्लस 8 प्लस r क्यूब, और 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। अब 1.5 का क्यूब निकालने में हमें आता है जोर। सीधी सी बात है, हमें आता है जोर। तो 15 का क्यूब देखते हैं, वो होता है 3375। तो ये हो जाएगा 27 बराबर, अब दशमलव लग गया इसलिए 3.375 प्लस 8 प्लस r का क्यूब। अब 8 और 3 11 हो गया। तो यहां से r का क्यूब आ जाएगा। 27 में से इन दोनों को घटा दो, तो 27 में से 8 गए तो 19 बच गए, और उसमें से 3 गए तो 16 बच गए, और 16 में से अगर 3.375 घटा दे तो ये हो जाएगा 15.625। और अगर मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं तो दशमलव अगर हटा दूं तो ये 25 का घन है, और 3 स्थान पर दशमलव लिया जाए तो ये 2.5 का घन है, और ये आपका उत्तर हो जाएगा।
बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पक्का कह रहा हूं। और अगर आपको डाउट हो, जैसे कई बार क्या होता है दशमलव हैंडल करने में जोर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 30 मान लो, इसको 15 मान लो, इसको 20 मान लो, यानी एक एक शून्य अपनी तरफ से दे दो, उत्तर कभी गलत नहीं आएगा। कैसे? अगर मैं 30 मान लूं तो ये हो जाएगा 2700, मतलब यहां पर आ जाए सीधा 4/3 पाई काट दे तो 2700। 15 का क्यूब 3375। अब बोलोगे 15 का क्यूब 3375, 30 का क्यूब 27,000 होगा और 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000 प्लस आर क्यूब। अब 27,000 में से 8,000 गए तो 19,000 बच गए, 19,000 में से 3 गए, 3,000 और गए तो 16,000 बच गए, 16,000 में से 3375 गए तो ये आ जाएगा 15,625। अब 15,625 किसका क्यूब होता है? 25 का। वापस दशमलव लगा दो, 2.5। एक गणित है, हो जाता है, इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के अनुपात में दे रखी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका हमें आयतन पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है और वैसे देखा जाए तो इजी आएगा, देखना कैसे। एक घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और ये क्या दे रखी है अपने को? 5 3 4, 5 3 4। अब अनुपातों के सवाल डायरेक्ट तो होंगे नहीं, तो मैं इनको एक्स एक्स लगा देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 तिये 15x स्क्वायर, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 4 तिये 12x स्क्वायर, x गुणा x स्क्वायर और 5 चौके 20x स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है भाई अपने को? 846। चलो भाई 846 बराबर 15 और 12 27 और 20 2 गुणा 47x स्क्वायर। 47 का दुगुना वैसे करते हैं तो ये 94 होता है एक्स स्क्वायर। और आप ध्यान दो तो ये 94 का 9 गुना है, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिये 15, ये हो जाएगा 3 तिये 9 और ये हो जाएगा 4 तिये 12। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 15 गुणा 9 135 और गुणा 12, तो 135 का 12 गुना करो तो 135 का 10 गुना 1350 होता है और 135 का दुगुना 270 होता है। 1350 270 1620, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लगभग जल्दी ही हो जाते हैं, ज्यादा समय तो इनमें नहीं लगता है। एक सवाल और देखते हैं। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है भाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? 1760 वर्ग सेमी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि इसके आधार का व्यास 28 सेमी। अगर व्यास 28 सेमी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, यानी टोटल दे दिया और वक्र पृष्ठ पूछ लिया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा उसका सूत्र होता है पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ। अब हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई जो पाई आर एल है उसमें एल का मान कब निकलेगा? जब एच आएगा। अब एच कहां से आएगा? तो एच आएगा उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। किससे? उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। और आधार का खाली व्यास ही दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा जब हमारे पास एल आएगा। और एल कहां से आएगा ये आपको पता ही है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है एक शंकु के लिए? नीचे का आधार पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, ये दोनों हो गए। त्रिज्या 14 दे रखी है, टोटल दे रखा है 1760। ठीक है, पाई, अरे ये तो सीधा ही कर लो ना, आधार का घटा दो तो सीधा ही आ जाएगा। चलो छोड़ो, फालतू में अपन माथापची नहीं करेंगे, ये ही निकालेंगे, इसको डायरेक्ट घटा देंगे।
तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 का भाग 2 बार, ये हो जाएगा 22 गुणा 28, और 28 का दुगुना 560, और फिर 28 का दुगुना 56, 560 और 56 हो गए आपके 616। तो ये 616 इसमें से कम कर दो, तो 1700 में से 600 गए तो 1100 बच गए, और 60 में से 16 गए तो 44 बच गए, तो 1144 उत्तर आ जाएगा। मैंने तो सोचा एल निकालेंगे, लेकिन इसमें तो सीधा ही हो गया, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल त्रिज्या से निकल जाता है। अब अगर टोटल में से आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वक्र पृष्ठ का अपने आप ही आ जाएगा। क्यों यहां माथापच्ची करें, एल की वैल्यू निकालें और उसके बाद एल की वैल्यू उसी में वापस रखें, समय वेस्ट होता है। एक आखिरी सवाल देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी खूब है। मैं 57 नंबर पेज पे आया हूं और 81 तक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसलिए क्वेश्चंस के लिए अपन एक एपिसोड इसका और बनाएंगे, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी वरना वीडियो की। एक बेलनाकार टैंक है जिसकी क्षमता 1408 घन मीटर है। तो जो टैंक की क्षमता होती है वो उसका आयतन होता है, और बेलनाकार टैंक का आयतन है 1408 घन मीटर या मीटर क्यूब, ठीक है। और टैंक की गहराई, यानी आप कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई जो है वो 7 मीटर है। आधार की त्रिज्या पूछी है, आर का मान पूछा है। बहुत सरल सवाल है। बेलन का सूत्र होता है πr²h, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा r² गुणा 7 बराबर 1408। अब 7 से 7 काट दो तो 22r² बराबर 1408, या r² बराबर 1408 में 22 का भाग दे दो। अब 22 का भाग नहीं आपसे लगे तो कोई बात नहीं, आप आधा कर दो तो इसका आधा हो जाएगा 704, और 22 का आधा हो जाएगा 11। अब तो 11 का भाग दे सकते हैं, तो 11 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, 11 छिके 66, बच गया 4, उतार लिया 4, हो गया 44, भाग गया 4 बार, तो r² आ गया 64, तो r का मान आ गया 8। चलो जी, तो आज के इस एपिसोड में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक एपिसोड मैं और अपलोड करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी हुए नहीं है। 657 तक मैं पहुंचा हूं स्लाइड में, और 81 तक क्वेश्चंस हैं, यानी अभी हमारे पास 24 क्वेश्चंस और हैं। तो एक क्लास और मैं अपलोड करूंगा, और आपका घन, घना, बेलन, शंकु, ये वो ब्ला ब्ला सब रेडी। धन्यवाद, जय हिंद।